ओके जी। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज पीएचपी माई एडमिन का। हम लोगों ने काम जो है वो देखना है आज कि पीएचपी माई एडमिन क्यों इस्तेमाल होता है। देखें, जब भी आपने प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करनी है आपको पीएचपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपने जो स्क्रिप्टिंग कंपाइल करनी है, सर्वर जो है वो अपाची इस्तेमाल हो रहा है एज अ वेब सर्वर। अब अभी तक जो हम लोग काम कर रहे थे वो अपाची पे काम कर रहे थे। अब अगर हमें कोई डाटा स्टोर करना है डेटाबेस के अंदर तो उसके लिए हमें कोई डेटाबेस सर्वर रिक्वायर्ड होगा। हमारे पास इधर जैम्प में माई एसक्यूएल सर्वर जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है, जिसको माई सीक्वल भी कहा जाता है। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अपना कोई डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं, कोई डाटाबेस बनाना चाह रहे हैं, तो आपको माई सीक्वल यूज़ करना होगा और आपकी वेब एप्लीकेशन जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी दोनों कामों के लिए। एक तो आपका पीएचपी वाला भी काम चल रहा होगा और इसके साथ साथ जो है वो आपकी डेटाबेस में डाटा भी स्टोर हो रहा होगा। इसके लिए दोनों सर्वर्स को ऑन होना ज़रूरी है। हम लोग अपाची को ऑन कर देते हैं जो कि वेब सर्वर है, और इसके साथ साथ माई एसक्यूएल को भी हम लोग ऑन कर देते हैं जो कि डेटाबेस सर्वर है। ओके, अब आप देख रहे होंगे कि आपके पास दोनों पोर्ट्स जो हैं वो ऑन हुई हुई हैं और दोनों बटन्स के आगे जो है वो स्टॉप आ गया। इसका मतलब है कि आपके पास जो सर्वर्स हैं ये स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपकी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक पैनल गिवन होता है जिसको पीएचपी माई एडमिन कहा जाता है, जिसके अंदर डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपने टेबल्स वगैरह बना सकते हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो स्टॉप वाला बटन है माई एसक्यूएल के आगे, डायरेक्टली इसके आगे जो एडमिन वाला बटन है इस पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, पी एच पी माई एडमिन, ये पैनल ओपन हो जाएगा हमारे पास। तो ये चीज़ है कि इसमें सारी डेटाबेसेस, तमाम डेटाबेसेस आपको शो हो रही होंगी। जो जो डेटाबेसेस आप बनाते रहेंगे साथ साथ आपको लेफ्ट साइड पे डेटाबेसेस शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। और मे बी आपके पास आपके पी एच पी माई एडमिन में कम डेटाबेसेस हों। लेट्स स्टार्ट कि एक नई डेटाबेस कैसे क्रिएट करनी है, और ये सारा इन्वायरमेंट हम लोग देखेंगे। हमारे टॉप पे डिफरेंट टैब्स गिवन है जिसके अंदर डेटाबेसेस हैं। डेटाबेसेस को अगर देखें तो यही लेफ्ट साइड वाली डेटाबेसेस यहाँ पे लोड हो जाएंगी। ऐसे ही आपके पास एसक्यूएल है। हमें पता है कि हम लोग यहाँ पे अपनी क्वेरीज वगैरह लिख सकते हैं। यहाँ पे आप डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल तमाम लैंग्वेजेस की क्वेरीज जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। आप अपने सर्वर का स्टेटस चेक कर सकते हैं, इसमें कितना जो है, कितने पैकेट्स जो है वो सेंड हुए हैं, कितने रिसीव हुए हैं, क्या ट्रैफिक चल रही है। यूजर्स को यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है, डेटाबेसेस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रही हैं, डिफरेंट सेटिंग्स हैं, रेप्लिकेशन है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं हम लोग डेटाबेसेस से। आप अगर डेटाबेस को बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डेटाबेस वाले टैब पे जाएं, या यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो डेटाबेसेस हैं यहाँ पे आप न्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, यही करें या यहाँ से आप डायरेक्टली डेटाबेस चलाएं, एक ही बात है। हम लोग यहाँ पे अपनी डेटाबेस का नाम रखते हैं ऑनलाइन अंडरस्कोर क्लास। ऑनलाइन क्लास रखा। कोलेशन को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टर सेट्स होते हैं। अगर आपको पता है कि आप किस कैरेक्टर सेट पे काम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको एज इट इज छोड़ दें और डेटाबेस को क्रिएट कर दें। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, और लेफ्ट साइड पे आपके पास ऑनलाइन क्लास का जो है वो एक डेटाबेस बन गई है। इसके बाद जो अगली चीज़ है, जैसे ही आप ऑनलाइन क्लास पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी डेटाबेस ओपन होगी। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बंद कर देता हूँ इसको, ताकि आपको फुल व्यू दिखे। सबसे पहले जी, डेटाबेस आपने सिलेक्ट कर ली है तो आपके पास इस डेटाबेस का स्ट्रक्चर आ रहा है। हमने अभी तक कोई डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस को क्रिएट किया है। एसक्यूएल वही चीज़ आ गई कि आप अपने टेबल्स वगैरह क्रिएट, टेबल की कमांड्स यहाँ पे दे सकते हैं, इंसर्ट इनटू की कमांड दे सकते हैं, डिलीट, अपडेट, सेलेक्ट, जो मर्जी आप करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। सर्च करना चाह रहे हैं, कुछ कुछ क्वेरी जनरेट करना चाह रहे हैं, डेटाबेस को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, डेटाबेस को कॉपी करना चाह रहे हैं, कुछ ऑपरेशंस इसके अंदर मौजूद होंगे, इस डेटाबेस को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, वगैरह वगैरह। इतनी डेप्थ में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिंपली क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में इसका स्ट्रक्चर एक डिफाइन करने लगे। और हमें पता है कि डेटाबेस जब क्रिएट करते हैं हम लोग तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एंटिटीज इन्वॉल्व होंगी और उन एंटिटीज के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे। उसको फर्दर
ERD को रिलेशंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, टेबल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है डेटाबेस में। हम लोग डेप्थ में इस चीज़ को डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। लेट्स से कि अभी एक एग्जांपल टेबल मैं बनाने लगा हूँ एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय, यहाँ पे मैंने नेम पे टाइप कर दिया एम्प्लॉय, EMPLOY एम्प्लॉय, और नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि नंबर ऑफ फील्ड्स आपको कितनी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप जो डाटा रखना चाह रहे हैं उसके मुताबिक। लेट्स सपोज कि हम लोग यहाँ पे 4 कॉलम्स ही इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं यहाँ पे गो वाले बटन को क्लिक कर ओके। नेक्स्ट पेज पे आपको लेके आया गया है। यहाँ पे आप अपना टेबल का नाम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपने मजीद कॉलम ऐड करने हैं तो यहाँ पे आप मजीद कॉलम ऐड कर सकते हैं। वो जो 4 कॉलम्स हम लोगों ने सेट किए थे वो अब रोज की फॉर्म में आपको इस फॉर्म में दिखने लग गए हैं कि आप अपने कॉलम का नाम रख सकते हैं, उसकी कोई डाटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे, उसकी कुछ लेंथ देंगे, उसमें डिफॉल्ट वैल्यूज देंगे एंड सो ऑन। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अपने इस टेबल का नाम जो कि हम लोगों ने एम्प्लॉय रखा है इसके लिए कोई प्राइमरी की सेट कर लेते हैं। लेट्स से कि हम लोग इसकी प्राइमरी की सेट करते हैं एम्प्लॉय आईडी, और इसकी डाटा टाइप जो है, मल्टीपल डाटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। डिपेंडिंग ऑन योर डाटा आप अपनी डाटा टाइप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग जो सिलेक्ट करेंगे अभी यहाँ पे इंटीजर ही सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारी एम्प्लॉय आईडीज जो हैं वो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन के बाद। इसके बाद जी लेंथ है। ये लेंथ कितनी होनी चाहिए ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस रूल पे, आपके स्टेप्स पे कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखते हैं कि आपकी डाटा टाइप इंटीजर है और अगर आप ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यूज का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ, 8 मीन्स कि आपकी प्राइमरी की में 8 डिजिट्स तक की कैपेसिटी होगी। ये 8 डिजिट्स का डाटा जो है वो स्टोर कर सकेगी। अगर मैं 2 लिखता हूँ तो इसका ये मतलब है 0 से लेके 9 तक 2 डिजिट्स की जो है कैपेसिटी आपके पास अवेलेबल है। मैं यहाँ पे 8 डिजिट्स कर लेता हूँ या 7 कर लेता हूँ, डिपेंड करता है आपके बिजनेस रूल्स के ऊपर। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डाटा टाइप की लेंथ जो है सिलेक्ट कर ली है एम्प्लॉय आईडी इंटीजर, और इसकी लेंथ जो है वो 8 है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास डिफॉल्ट का। डिफॉल्ट मींस कि अगर आप इस गिवन कॉलम में कोई स्पेसिफिक वैल्यू देना चाह रहे हैं, अगर इसमें कोई नल वैल्यू इंसर्ट होती है तो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ और डाटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग इंसर्शन मैं ये कहता हूँ कि अगर ये वाला कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया जाए तो एक डिफाइंड वैल्यू करंट टाइम स्टैम्प हो सकती है, नल वैल्यू सेट कर दी जाए या कोई डिफाइंड चीज यहाँ पे सेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल रिलीजन अगर खाली छोड़ दिया जाए, नल वैल्यू हो, तो ऑटोमेटिकली रिलीजन जो है वो इस्लाम हमारे डाटा के अंदर स्टोर हो जाए। तो ये आप डाटाबेस के अंदर डिफॉल्ट वैल्यूज रख सकते हैं। मैं इस प्राइमरी की को कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देना चाह रहा, इसलिए मैं इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ। इसके बाद कोलेशन है। अगर आप कोई करेक्टर सेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप करेक्टर सेट यहाँ पे अपनी मर्जी से दे सकते हैं। यूनिकोड देना चाह रहे हैं, आस्की देना चाह रहे हैं, ये डिफरेंट जो है वो करेक्टर सेट्स हैं। इसके बाद एट्रीब्यूट्स हैं, इनको भी एज इट इज आप छोड़ दीजिएगा। इसमें बाइनरी वैल्यूज हैं, साइंड है या अनसाइंड वैल्यू है। तकरीबन आप अपनी मर्जी से जो है ना वो वैल्यू दे सकते हैं। इसके बाद नल आप अलाउ करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, इसको चेक या अनचेक कर सकते हैं। नल वैल्यूज इस कॉलम में अलाउड हैं या नहीं है। हम लोगों ने इसको प्राइमरी की सेट करना है, एम्प्लॉय आईडी है, तो इसलिए हम लोग इसके अंदर नल अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइमरी की का जो रूल है वो यही है कि या तो प्राइमरी की के अंदर 2 रूल्स एट अ टाइम एग्जिस्ट करने चाहिए। प्राइमरी की को नल नहीं होना चाहिए और इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। आपकी डुप्लीकेशन अलाउड नहीं होगी प्राइमरी की के अंदर। ओके, अगर आप इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो ये किस टाइप की इंडेक्सिंग होनी चाहिए। हमें प्राइमरी की इसको सेट करना है। तो जैसे ही मैं इसको प्राइमरी की पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये मुझसे पूछेगा कि मैं एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बना दूं। यस, मैं गो कर देता हूँ तो ये एज अ प्राइमरी जो है वो कंसिडर होने लग जाएगा। नेक्स्ट टेबल की स्ट्रक्चर में हमें पता भी चलेगा कि इस टेबल के आगे एक छोटी सी की का आइकन बना हुआ आ रहा होगा येलो कलर की, हमें पता चलेगा इस टेबल में प्राइमरी की कौन सी है। नेक्स्ट थिंग इज आप ऑटो इंक्रीमेंट सेट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। ऑटो इंक्रीमेंट मींस
कि आप अपनी वैल्यूज का ख्याल नहीं रखते, ऑटोमेटिकली वन बाय वन उनका सीरियल नंबर जैसे जैसे आप रिकॉर्ड्स एंटर करते जाएंगे इसके अंदर ऑटो इंक्रीमेंट जो है वो ऐड होता जाएगा। 1 2 3 4 5 जितने रिकॉर्ड्स ऐड होते जाएंगे उतने ही वैल्यूज ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट होती जाएंगी। सो आई एम टर्निंग ऑन ऑटो इंक्रीमेंट। इसके बाद आप कुछ कमेंट्स वगैरह देना चाह रहे हैं और कोई और एडिशनल चीज़ें यहाँ पे डालना चाह रहे हैं, अभी फिलहाल हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिक चीज़ें मैं जान के ज़्यादा मैस क्रिएट नहीं करना चाह रहा। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम का नाम हम लोग रखते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट कॉलम का नाम है जी नेम, एम्प्लॉय नेम। इसकी डाटा टाइप क्या है? इसकी डाटा टाइप हम लोग varchar या टेक्स्ट रख लेते हैं। लेट्स से कि इसकी जो लेंथ है वो 20 कैरेक्टर्स होगी और डिफॉल्ट वैल्यू मैं कुछ नहीं रखना चाह रहे हैं यहाँ पे, और इसके अंदर नल अलाउ होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस रूल पे, हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट कॉलम मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे सैलरी। ओके, सैलरी, इसमें जो डाटा टाइप है मैं इंटीजर रहने देता हूँ और इसकी लेंथ जो है वो मैं 6 कर देता हूँ, 6 डिजिट्स की। अच्छा, यहाँ पे एक और नई चीज मैं यहाँ पे ऐड करने लगा हूँ, मैं कहता हूँ हायरिंग डेट। हायरिंग डेट कि ये जो एम्प्लॉय है इसको किस डेट पे हायर किया था, किस टाइम पे आपकी डेटाबेस में एंट्री हुई थी। अब देखें यहाँ पे हमें टाइम स्टैम्प की जरूरत पड़ेगी, हम लोग टाइम स्टैम्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प में क्या होगा, आपके डेट, डे, मंथ, ईयर, आवर एंड मिनट्स, ये कंप्लीट टाइम स्टैम्प जो है वो आपको मिल जाएगी। मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प दे देता हूँ और मुझे अगर इसके अंदर कोई वैल्यूज खुद से ऐड नहीं करनी, मुझे अपना टाइम नहीं देना, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम की डेट जो है वो ऐड करवा ले रिकॉर्ड के अंदर, तो मैं डिफॉल्ट वैल्यू में करंट टाइम स्टैम्प दे देता हूँ। इससे क्या फायदा होगा कि जैसे ही मैं इन 3 वैल्यूज को इनपुट करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो भी मेरे सिस्टम की करंट डेट होगी वो मुझे जो है रिकॉर्ड के अंदर इंसर्ट होती हुई दिख जाएगी। ओके, मैंने सिर्फ ये 4 पोर्शंस जो है वो 4 फील्ड्स को मैंने सेट कर लिए, इनकी डाटा टाइप्स दे दी। अगर मैं इसको प्रीव्यू एसक्यूएल करता हूँ तो आपको याद होगा डेटाबेस के अंदर हम लोगों ने क्रिएट टेबल की कमांड को पढ़ा था और उसको डिटेल से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अगर प्रीव्यू एसक्यूएल करता हूँ तो यहाँ पे वही क्रिएट टेबल की कमांड जो है वो आपको शो होगी, जैसे कि हम लोगों ने डेटाबेस की क्लास में भी इन चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। अगर आप इसको डायरेक्टली लिखना चाह रहे हैं तो आपको एसक्यूएल में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप फॉर्म का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर खुद से फॉर्म के थ्रू जो है वो डिजाइन करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ मेरा एक डेटाबेस में टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा और इस टेबल का जो स्ट्रक्चर है जनाब वो ये है कि एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है, ये यहाँ से येलो आइकन की वाले आइकन से पता चल रहा है, और एक्स्ट्रा के अंदर पता चल रहा है कि ये ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू है। इसका ये मतलब है कि अगर आप इसके अंदर नल वैल्यूज देंगे तो ऑटोमेटिकली लास्ट वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वैल्यू जो है वो ऐड होती जाएगी। सो हमारा जो कंसर्न होगा अभी फिलहाल नेम और सैलरी के अंदर होगा कि हम लोग नेम और सैलरी को कैसे मेंटेन कर रहे हैं। बाकी 2 कॉलम जो है वो ये ऑटोमेटिक हो जाएंगे। हायरिंग डेट जो है वो आपके सिस्टम की करंट टाइम स्टैम्प उठा लेगा और एम्प्लॉय आईडी जो है वो लास्ट एम्प्लॉय जो भी इंसर्ट हुआ होगा उसमें 1 का इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली कर दिया करेगा। ओके, मैं अब इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, डाटा जो है वो इनपुट करवाना चाह रहा हूँ, मैं एसक्यूएल के अंदर करके देखता हूँ। आपको याद होगा एसक्यूएल में कमांड्स हम लोग इस्तेमाल करते थे, इंसर्ट इनटू, डिलीट की, सेलेक्ट की, अपडेट की, डिफरेंट क्वेरीज का इस्तेमाल किया जाता था। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इंसर्ट की क्वेरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक और चीज़ आपकी आसानी के लिए वो ये है कि अगर आप क्वेरीज से फेमिलियर बहुत ज़्यादा नहीं है, आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास डिफरेंट बटन्स अवेलेबल हैं और राइट साइड पे आपको अपने टेबल के कॉलम्स भी दिख रहे हैं। अभी हम लोगों ने नया टेबल बनाया हुआ है, हमें याद है कि हमारे 4 कॉलम्स हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है आप कॉलम्स की जो स्पेलिंग्स हैं या नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनको भूल जाते हैं, तो राइट साइड पे आप अपने कॉलम्स भी गेट कर सकते हैं। अब ऐसे ही अगर आप इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, डायरेक्टली इंसर्ट वाले बटन पे क्लिक करें तो आपकी इंसर्ट वाली क्वेरी आ जाएगी। सिमिलरली अगर आप सिलेक्ट करवाना चाह रहे हैं तो आप सिलेक्ट वाले बटन पे क्लिक करें तो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप डिलीट करवाना चाह रहे हैं तो डिलीट वाले बटन पे क्लिक करें तो डिलीट वाली क्वेरी आपको शो होने लग जाएगी। इसको आप अपनी डिजायर के मुताबिक जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, मैं अभी इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिखूंगा क्वेरी को, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम, हमारे टेबल का नाम है एम्प्लॉय। ओके, इन ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग
अपनी जो कॉलम्स हैं उनका नाम लिखेंगे, एम्प्लॉय आईडी, कॉमा, नेम, कॉमा, सैलरी, कॉमा, हायरिंग डेट। ओके, यहाँ पे मैंने कॉलम्स कंप्लीट कर दिए। इसके बाद VALUES वैल्यूज, और इन कॉलम्स की रिस्पेक्टिव वैल्यूज मैं लिखना स्टार्ट कर दूंगा। आप देखें, अगर आप एम्प्लॉय आईडी खुद से यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। अगर आप इसको खाली छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा, लास्ट वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा और आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमारा टेबल बिल्कुल नया है, अगर मैं इसको नल छोड़ता हूँ तो नल वैल्यू 1 के तौर पे कंसिडर होगी, और इसके बाद नेक्स्ट इंसर्शन पे वो 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6 जितने डाटा ऐड होता जाएगा वैसे वैसे आपकी जो ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यूज हैं वो ऐड होती जाएंगी। जल्दी से कर देता हूँ, टाइम जो है वो 5 मिनट रह गए हमारे सेशन के एंड होने में। यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं जी, मेरा नाम, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, लेट्स सपोज सैलरी जो है, और इसके बाद मैं अगर इस करंट टाइम स्टैम्प को भी खाली छोड़ देता हूँ और सेमीकोलन लगा के अपनी क्वेरी को कंप्लीट करता हूँ, तो देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट निकलता है। मैं गो पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये कह रहा है मुझे 1 रो इंसर्टेड रो आईडी 1 है और ये वाली क्वेरी आपने एग्जीक्यूट की है। अब मैं अगर ब्राउज करना चाह रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ अपने टेबल को, एक तरीका ये है कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय की क्वेरी मैं एसक्यूएल में इस्तेमाल करूं, या दूसरा तरीका ये है कि मैं ब्राउज जैसे ही करूंगा तो मेरा टेबल जो है मुझे दिखने लग जाएगा। और ब्राउजिंग में यहाँ पे एक रिकॉर्ड जो है वो एंटर हो गया कि एम्प्लॉय आईडी 1 आ गया, नेम सैलरी आ गया, नेम आ गया, सैलरी आ गई, और हायरिंग डेट। अब देखिए हायरिंग डेट ये नल हुई है। इसमें क्या हुआ है कि अगर आप कोई इंसर्शन करवाना चाह रहे हैं, हम लोग ये काम नेक्स्ट रिकॉर्ड के अंदर भी कर सकते हैं कि अगर आप करंट टाइम स्टैम्प सिस्टम की उठाना चाह रहे हैं, डिफाइंड वैल्यू बिल्कुल 0 थी, करंट टाइम स्टैम्प नहीं आ पाई, तो क्या किया जाएगा, अगर आप न्यू इंसर्शन भी करके देखते हैं, मैं दोबारा से इंसर्ट इनटू की क्वेरी लगाता हूँ, इंसर्ट इनटू की क्वेरी मैं इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पे वैल्यूज जल्दी से मैं लिखता जाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। वैल्यूज को मैं एम्प्लॉय आईडी नल, नेम अली, सैलरी 10,000, और डेट की जगह करंट टाइम स्टैम्प CURRENT टाइम स्टैम्प ये एज इट इज मैं लिख देता हूँ और सेमीकोलन में लगा दूंगा। और जैसे ही इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करूंगा, मेरे सिस्टम में 1:58 हुए हैं और 4/22/2020 ये मेरी डेट है। जैसे ही मैं इसको गो करूंगा, गो में अब दोबारा से ब्राउज करता हूँ तो मेरे सिस्टम की करंट टाइम स्टैम्प आ गई है कि ये वाला रिकॉर्ड किस टाइम पे इंसर्ट हुआ था। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है यहाँ पे। सिमिलरली आप सिलेक्शन भी कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है, बजाय इसके कि आप एसक्यूएल में जाएं आप यहाँ पे एडिट इनलाइन कर सकते हैं। लेट्स से हम लोग कहते हैं यहाँ पे वेयर का क्लॉज लगा लेते हैं, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू ओके, इसको मैं गो करता हूँ, गो पे क्लिक करूंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉर्ड जो है वो दिखना स्टार्ट हो गया। ये हमारा PHP माई एडमिन का काम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट रिकॉर्ड जो है वो हम लोग देखेंगे। इसको ब्राउज करते हैं, इनको आप अपनी मर्जी से यहाँ पे डायरेक्टली एडिट भी कर सकते हैं। अब एडिट करेंगे, लेट्स से कि यहाँ पे आप करंट टाइम स्टैम्प देना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू आप सेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे कर सकते हैं, डेट कोई और रखना चाह रहे हैं कोई मसला नहीं है। जैसे ही आप वो पे क्लिक करेंगे, या हम लोग अगर प्रीव्यू करके देखते हैं तो प्रीव्यू एसक्यूएल में हमने सिर्फ और सिर्फ हायरिंग डेट को चेंज किया, इसलिए ऑटोमेटिकली हमारी जो क्वेरी है वो ये आ गई है, अपडेट एम्प्लॉय सेट हायरिंग डेट इज इक्वल टू इसकी वैल्यू वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1। सो एम्प्लॉय आईडी 1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और जैसे ही मैं इस पे गो पे क्लिक करता हूँ तो मेरी एम्प्लॉय आईडी 1 की जो हायरिंग डेट है वो चेंज होगी। सिमिलरली आप रिकॉर्ड्स को भी डिलीट कर सकते हैं। हमने अपडेट भी किया, सेलेक्ट भी किया और इंसर्ट भी किया एंड सो ऑन। तो इसी तरह मल्टीपल टेबल्स आप बना सकते हैं। न्यू टेबल बनाना है तो आपकी डेटाबेस लेफ्ट साइड पे खुली हुई है, यहाँ पे सिंपली आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप न्यू टेबल का आपका विज़ार्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। जितने कॉलम्स आप ऐड करना चाह रहे हैं वो ऐड कर सकते हैं। अगर एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर आप कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं तो आपको इसके स्ट्रक्चर के अंदर जाना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर के अंदर जो है आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि आपने कितने कॉलम्स ऐड करने हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉलम्स को रिमूव करना चाह रहे हैं, जितने कॉलम्स रिमूव करना चाह रहे हैं इनको ड्रॉप किया जा सकता है इस जगह पे।
या अगर न्यू कॉलम्स आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पे एक नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाई करें, गो पे क्लिक करेंगे तो आप उस कॉलम को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, आपका टेबल मॉडिफाई हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर किसी को कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।